हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज टीडीएस। तो देखो, टीडीएस को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टीडीएस के सभी सेक्शंस हम पढ़ेंगे तो प्लेलिस्ट बनेगी इसकी जो आपको इंडियन टैक्सेशन में मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना, एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमने रिजर्व करके रखी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं टीडीएस जो है ऑलमोस्ट हर एक इंसान इंडिया में पे करता है, तो हमें उसके मतलब के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप एजुकेशन पर्पसेस के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, ये आपका बीकॉम एमकॉम के सिलेबस में आता है, कॉर्पोरेट टैक्स में आता है, ओके, बहुत सारी चीजों में आता है, सीए में आता है। सो इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं कि टीडीएस होता क्या है। इट इज अ मेजर इन विच person who are making payment of income are responsible to deduct tax from such income and pay only net amount। तो ये एक ऐसा तरीका होता है जहां पर जो इंसान किसी की इनकम की पेमेंट कर रहा है वो उस इनकम पे टैक्स डिडक्ट करके फिर बचा हुआ अमाउंट ही उसको पे करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो बॉस है, हमारा जो एम्प्लॉयर है, वो सैलरी देगा हमें, तो जब भी वो सैलरी देगा हमारे सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट करके ही हमें देगा। एक और एग्जांपल ले लो, वैल्यूएबल एग्जांपल ले लो कि अगर मेरी 1 लाख रुपीज की सैलरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टीडीएस का रेट चल रहा है 10%, तो 10,000 डिडक्ट करके 90,000 ही मुझे मिलेगा। ओके, ये हमारा टीडीएस का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आगे क्या होता है कि जो टीडीएस जो डिडक्ट कर रहा है ना, लाइक हमारा एम्प्लॉयर, हमारा बॉस जो भी टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, वही उस टीडीएस को गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करेगा विद इन स्टेपुलेटेड टाइम। स्टेपुलेटेड टाइम का मतलब है एक लिमिटेड टाइम होता है कि आपको इस टाइम लिमिट के अंदर गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है उसको सबमिट करना है। ओके, फिर जो पेयर है मींस जिसने गवर्नमेंट की ट्रेजरी में वो जमा कराया है या फिर जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है, वो पेयर कहलाया जाएगा। पेयर को एक सर्टिफिकेट इशू होगा 16 फॉर्म में या 16A1 की फॉर्म में, जो कि पेई को मिलेगा। ठीक है, ताकि पेई को टीडीएस का क्रेडिट प्रूव हो सके कि भाई मेरे को फ्यूचर में इसी अमाउंट पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, मैं ऑलरेडी अपनी इनकम में से टीडीएस कटवा चुका हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे एम्प्लॉयर ने तो सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट कर लिया, लेकिन जब मैं अपने आरटीआर भरने गई तो मेरे को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता था, भाई आपने तो अपनी जो है इनकम टैक्स नहीं दे रखा। क्यों नहीं दे रखा? भाई अगर मैं जब तक गवर्नमेंट को बताऊं ना कि भाई मैंने टीडीएस दे दिया है, जो कि कैसे पता चलेगा? फॉर्म 16 या फॉर्म 16A1 के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा जब भी हम आईटीआर फाइल करेंगे उसमें लगाएंगे कि भाई देख लो ये प्रूफ है और मैंने जो है टीडीएस पहले से दे दिया है, अब दोबारा हम नहीं देंगे हम। ओके, तो ये रूल है। फिर अगर मैं आपको एक समराइज करके एक चीज बताऊं तो ये एक ऐसा प्रोविजन है जहां पर गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर करती है कि लोग टैक्स इवेजन ना कर पाए, लोग टैक्स चोरी ना कर पाए, और गवर्नमेंट के पास प्रॉपर टाइम टू टाइम इनकम आती रहे, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल मिलता रहे। होप आपको मीनिंग तो समझ में आ गई होगी। फिर अब इसके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि ये कौन से टैक्स सेक्शन के अंडर गवर्न होता है। इट इज गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली फॉलो होते हैं। और ये क्या इंश्योर करता है? मैंने आपको बताया था, ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट को टाइमली रिवेन्यू मिल सके। ठीक है, अब हर महीने सैलरी में से टीडीएस कट रहा है तो हर महीने जमा भी तो हो रहा है, हर महीने जमा हो रहा है तो हमारा रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बन गया ना गवर्नमेंट का। ये इंश्योर करता है कि टैक्स इवेजन ना हो, टैक्स चोरी ना हो। एटलीस्ट खुद सोचो, जब एम्प्लॉयर ही मेरे को सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करके देगा तो अब मैं बचाऊं कहाँ? डिडक्ट तो पहले ही हो गया टैक्स। ठीक है, टैक्स तो तब बचा सकते थे ना जब मेरे पास बिना कटे हुए आए। ओके, फिर वो कहता है कि एप्लीकेबल टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट। जो टीडीएस होता है वो बहुत तरीके की पेमेंट पे लगता है। आपका सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गई। स्पेसिफिकली यहाँ पर जितने भी आपके सेक्शंस है टीडीएस के, सभी की वीडियोस हमने रेडी की हुई हैं, आप टाइम टू टाइम देखिएगा जरूर। इंडियन टैक्सेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे टैक्स के टॉपिक मिलेंगे, जो नहीं है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, टाइमली अपलोड भी हो जाएंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं टीडीएस का पहला सेक्शन, टीडीएस ऑन सैलरी अंडर सेक्शन 192। तो टीडीएस ऑन सैलरी क्या कहता है कि एम्प्लॉयर जब सैलरी देगा ना, मंथली सैलरी देगा एम्प्लॉय को, वो टीडीएस डिडक्ट करके ही देगा। शुरू में मैंने बताया था आपको। ठीक है, और जो भी पर्सन इस इनकम को पे करने के लिए जिम्मेदार है, कौन सा पर्सन जिम्मेदार है? जो भी पर्सन इनकम देगा जो कि अंडर हेड सैलरी आ रही होगी। और अब अंडर हेड सैलरी तो एम्प्लॉय की सैलरी होती है और उस पर टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है। तो वो टैक्स एक्ट सोर्स डिडक्ट करके ही देगा, वो टीडीएस डिडक्ट करके ही देगा। ओके, और जो डिडक्टेड टैक्स है उसका टाइमली पेमेंट हो जाना चाहिए। टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम। कब होगा ये डिडक्ट? जब आपको पेमेंट की जा रही है ना सैलरी की,
तभी आपका ये टीडीएस डिडक्ट होगा। अब हम देख लेते हैं कि न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग रेट्स ऑफ टीडीएस क्या है। अप टू 3 लाख कोई टीडीएस नहीं है, निल है। 3 लाख टू 6 लाख आपका 5% टीडीएस लगता है। 6 लाख टू 9 लाख आपका 10% टीडीएस लगता है। 9 लाख टू 12 लाख आपका 15% टीडीएस लगता है। 12 लाख टू 15 लाख आपका 20,000 का टीडीएस 20% का टीडीएस लगता है। एंड अबव 15 लाख आपका 30% का टीडीएस लगता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट का एक सेक्शन होता है सेक्शन 87A, उसके अकॉर्डिंग 7 लाख तक की इनकम पर, 7 लाख तक की इनकम पर आपको 25,000 का रिबेट मिलता है। वो टीडीएस आपको नहीं भरना पड़ता। एक तरीके से 7 लाख की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे जब 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है तो ये 3 से 6 वाला स्लैब क्यों लगाया हुआ है। तो भाई बात ऐसी है कि अगर 7 लाख से आपकी इनकम 8 लाख हो गई या 7.5 लाख हो गई या 7,20,000 भी हो गई ना, तो आपको फिर पूरे के पूरे स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका आगे एग्जांपल है, आप समझ जाओगे। ओके, फिर हम देखते हैं रेट्स ऑफ टीडीएस के बारे में। कुछ और पॉइंट यहाँ पे बोले गए हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। टैक्स आपका एवरेज रेट पे कैलकुलेट होगा, कंप्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रेट इन फोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉय। जिस साल आपको सैलरी मिल रही है उस साल टीडीएस पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और जितने भी डिडक्टर है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट डिडक्टर है जो कि टीडीएस को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में बुक एंट्री के थ्रू जमा करवाता है, उसको एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। कैसे इशू करना पड़ेगा? टिन सेंट्रल सिस्टम से। और वो टिन सेंट्रल सिस्टम आपका टिन की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा यूजिंग अ यूनिक टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर। दोबारा से समझाओ इस पॉइंट को। आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर के थ्रू एक वेबसाइट पे जाना है, टिन वेबसाइट पे। वहां से टिन का सेंट्रल सिस्टम आपको डाउनलोड करना है और उसी से आपको जब भी आप टीडीएस कट करोगे टीडीएस का सर्टिफिकेट जनरेट करना है जो आप पेयर और पेई को इशू करोगे। ओके, फिर यहाँ पर एक और प्रोविजन आता है कि अंडर सेक्शन 206AA अगर कोई भी रेजिडेंट अपना पैन कार्ड की डिटेल्स देना भूल जाता है या फिर फेल हो जाता है या फिर उसके पास है ही नहीं पैन कार्ड, तो उसको या तो जो उसका टैक्स रेट है वो या फिर 20%, इनमें से जो भी ज्यादा होगा ना उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मेरा रियल टैक्स रेट 5% है तब भी मुझे 20% पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा रियल टैक्स रेट 25% है तो मैं 25 भी करूंगी, तो 20 नहीं करूंगी। आई सेड विच एवर इज हायर आई हैव टू पे इफ मेरा पैन नहीं लगा हुआ है तो। अब 87A हमारा मुद्दा उठा था कि भाई अभी हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई हम आपसे टीडीएस नहीं लेंगे, कोई हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो वो क्या था? तो वो ये था कि गाइस हमारा जो ओल्ड रिजीम था 24-25 का रिजीम, जिसके अंडर हमारा जो 5 लाख तक की इनकम थी उस पे 12,500 का रिबेट था। लेकिन अब 24-25 में आपका वो सॉरी 23-24 था, मिस्टेक है यहाँ पर। 24-25 में आपका न्यू रिजीम लगता है जो कि 7 लाख तक की इनकम पे आपको 25,000 का रिबेट देता है। तो जो इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था कि 12 लाख तक की इनकम पे 60,000 का रिबेट है और आपको इनकम फ्री मिलेगी, इनकम टैक्स फ्री है 12 लाख तक की, उसका बेनिफिट आपको 25-26 में मिल रहा है जो कि आपका असेसमेंट ईयर है। ये इसका असेसमेंट कब करोगे? अगले साल करोगे ना, इसका टैक्स पेमेंट अगले साल करोगे ना आप, तो इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर से मिलेगा। ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो गाइज अब कुछ और प्रोविजंस है इसके बारे में, इस एक्ट के बारे में कि टीडीएस अगर आपका एग्जाम्पशन अगर आपकी सैलरी जो है बेसिक एग्जाम्पशन तक है जो कि 3 लाख है फिलहाल, वहां तक आपको कोई टीडीएस नहीं दे रहा, जनरल सी बात है। अगर आपका एम्प्लॉयर, सेकंड पॉइंट कहता है अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई नॉन कैश पर्क्स दे रहा है, लाइक आपको गाड़ी में फ्री में मिल रही है, आपको फ्री में रहने को घर मिल रहा है, तो आपको ये चॉइस है, आपको उन पर्क्स पे भी, उनकी वैल्यू पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपके पास चॉइस है कि या तो आप उसको अपनी सैलरी में से कटवा लो या फिर आप एम्प्लॉयर को बोल दो भाई तू ही मेरे को पैसे काट करके दे दे। ठीक है, अगर ऑल्सो इफ द एम्प्लॉयर पेज दिस टैक्स, अगर आपका एम्प्लॉयर उस पे से टीडीएस काट के देता है, वो पे कर रहा है टैक्स, तो ये आपकी इनकम ऐड नहीं होगा। ओके, एक ही बार टैक्स देना है, फिर चाहे वो एम्प्लॉयर पे करे या आप पे करो। फिर वो एक और पॉइंट बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर की सैलरी 1,50,000 से ज्यादा है तो एम्प्लॉयर को फिर चाहे वो एक कोरे कागज पे लिख करके क्यों ना दे दे, नॉर्मल पे उसको लिख के देना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं और इन बेनिफिट्स की वैल्यू ये। फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी मिल रही है और उसकी आपको मंथली वैल्यू अराउंड 40,000 पड़ती है, तो वो आपको लिख के देना पड़ेगा कि मेरे को 40,000 रुपए महीने का जो फायदा है गाड़ी से हो रहा है जो कि मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है। ओके, 28,000 का मेरे को रेंट मिल रहा है जो कि मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर आपकी सैलरी 2 लाख से ज्यादा है तो आपको यही पर्क्स एक प्रॉपर स्पेसिफिक फॉर्मेट पे बना के देने होंगे जो कि हमारा फॉर्म 12BA के अंडर आता है। ओके, फिर अब यहाँ पर हो सकता है भाई इंसान सैलरी के अलावा कोई साइड बिजनेस कर रहा हो, उसकी कोई अदर इनकम भी हो। अदर
ऐसा कोई केस होता है, इन अदर केसेस ऐसा कोई केस होता है, तो इनकम के अलावा जब भी आपकी कोई अदर इनकम होती है, आप अपने एम्प्लॉयर को बताओगे, ठीक है, कि भाई मेरी ये अदर इनकम है, ठीक है, इसमें आप सिर्फ इनकम बताओगे, कोई लॉसेस नहीं बताओगे। क्या बताओगे कि अगर उसपे कोई भी टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट है तो ये बताओगे कि भाई मेरी ये इनकम है लेकिन इसमें मैंने टैक्स पहले से दे रखा है। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है, सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहाँ पर बता सकते हैं और कोई लॉस अलाउड नहीं है। और अगर आपका एम्प्लॉयर जो है इन सब चीजों के बाद आपकी टीडीएस को दोबारा कैलकुलेट करेगा, वो कंसिडर करेगा कि कौन सा टैक्स रेट हाई है। ऑप्शंस क्या है कि जो आपने टैक्स अदर इनकम को एडजस्ट करने के बाद, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट करने के बाद निकाला है वो ज्यादा है, या फिर जो टैक्स कैलकुलेट हुआ था आपकी सैलरी के बाद जिसमें कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो है लेकिन बाकी अदर इनकम की डिटेल नहीं है, कौन सा ज्यादा है। जो भी इनमें से ज्यादा होगा उस पर आप टैक्स पे करोगे, ओके, उसी पे आपका टीडीएस एम्प्लॉयर काटेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, टीडीएस ऑन ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है कि एम्प्लॉय को ना स्टार्टअप अट्रैक्ट करते हैं। स्टार्टअप जो होते हैं एम्प्लॉय को, टैलेंटेड एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमारे साथ तुम काम करो, सैलरी तो हम तुमको शुरू में कम देंगे लेकिन हम तुमको अपना स्टॉक दे रहे हैं, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तुम्हारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी और तुम भी हमारे साथ अमीर बन जाओगे, ठीक है। तो वो जो ईएसओपी होता है ना, वो 2 स्टेज पे टैक्स हो सकता है कि एक तो एक्सरसाइज पे, या तो आप उसको सैलरी की तरह परक्यूसेट की तरह टैक्स करवा लो, टीडीएस करवा लो, या फिर आप उसको कैपिटल गेन पे जब आप बेचोगे तब उसको टैक्स करवा लो, ठीक है, या तो एट सेल आप कैपिटल गेन की तरह टैक्स करवा लो। अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट आता है, 80 IAC के अंडर जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं ना, उनके एम्प्लॉय के पास एक परक्यूसेट होता है कि टीडीएस की जो पेमेंट है ना वो 14 डेज बाद कर देना, डिले हो गई तो 14 डेज का हम आपको छूट दे रहे हैं। अब 14 डेज की छूट कौन से टाइम के बाद मिलेगी? फर्स्ट पॉइंट, 48 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 48 महीने के भी 14 डेज बाद। फिर वो कह रहा है जिस दिन आप अपना ईएसओपी का शेयर बेच दो ना, उसके 14 डेज बाद पे कर देना टीडीएस, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो कहता है जिस दिन एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ी है ना, उसके भी 14 डे बाद पे कर देना टीडीएस को, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो टैक्स रेट होगा ना, वो वही माना जाएगा जिस ईयर में आपको टैक्स अलॉट हुआ था या टैक्स ट्रांसफर, जिस ईयर में आपको स्टॉक अलॉट हुआ था या स्टॉक ट्रांसफर हुआ था, उसी ईयर में जो टैक्स रेट होगा वही आपका यहाँ एप्लीकेबल होगा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, ओके। और जो एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है ना और एम्प्लॉय खुद से टैक्स टीडीएस डिडक्ट करता है, तो रूल्स ये सारे उसके लिए सेम ही रहेंगे, कोई बदलेंगे नहीं, ओके। जो छूट है वो मिलेगी, जो नहीं है वो नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जांपल, फाइनल स्टेज ऑफ अवर वीडियो, कि आपका एनुअल ग्रोसरी, आपका एनुअल ग्रोस सैलरी क्या था, 10 लाख रुपीज था, ठीक है। मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 50,000 रुपए का, जो सबको मिलता है, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन टैक्सेबल इनकम मेरी कितनी बन गई, 9,50,000 होगी। अब न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग देखो 7 लाख तक की इनकम पे था रिबेट, तो लेकिन मेरी तो 9,50,000 है, तो 9,50,000 तो पूरे स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। 3 लाख तक कोई चार्ज नहीं है तो 0 टैक्स बनेगा। 3 लाख टू 6 लाख पे 5% है, तो 3 लाख की मेरी जो इनकम है उसमें 5% का 15,000 बन गया। अगली जो मेरी 6 से 9 लाख है उस पर 10%, तो 3 लाख पे 10% 30,000 बन गया। अगली 9 से 9.5 है, ठीक है, 9 से 9.5 मतलब मेरे पास बची 9,50,000 है भाई, 50,000 पे 15% का टैक्स 7500 बन गया। तो इन तीनों का टोटल टैक्स मेरा कितना बना सेस से पहले 52,500, और 4% एजुकेशन एंड हेल्थ से हम जानते हैं कॉमर्स वाले, जो कि 2100 बन गया। इन दोनों को ऐड करोगे आपका टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा 54,600 रुपीज। तो अगर हम मंथली टीडीएस निकालेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, मेरा मंथली टीडीएस जो मेरा एम्प्लॉयर कट करके मुझे देगा ना, वो बनेगा 4,550। गाइस प्लीज बंद मत कीजिएगा वीडियो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। दूसरी बात ये कि नेक्स्ट संडे से, जो आपका अपकमिंग संडे है उसको छोड़ दो, नेक्स्ट संडे से हम एक क्विज का सेशन, यूट्यूब का लाइव क्विज सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके हर तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा और जीके की नॉलेज बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा। फिर चाहे आपका वो नेट जेआरएफ है, आपका एसएससी है, सीईटी है, सीयूईटी है, ठीक है, एचपीएससी है, एसईटी है, कुछ भी है। अभी हम जनरल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको कॉमर्स का भी एक चाहिए जो कि नेट जेआरएफ पे बेस होगा, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो संडे को आपको टाइमिंग्स और बैनर पहले ही मिल जाएगा, संडे को आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा उस यूट्यूब के सेशन को, बहुत ही बढ़िया और हेल्पफुल सेशन होगा आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज